ये कहानी 16 साल के रॉजर नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सारी औरतों के साथ घपाघप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। अब इसके बाद रॉजर और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। फिल्म शुरू होती है और हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं जो समर वेकेशंस के लिए अपने घर पर आया हुआ था। तब उसकी एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रॉजर की नजर मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ती है और रॉजर का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। इधर मिस लपीते भी समझ जाती है कि रॉजर उसके पपीतों के दर्शन करके मजे ले रहा है, पर वो उस टाइम रॉजर को कुछ बोलती नहीं है। घर पहुंचते ही रॉजर की मॉम की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर ये मेयोनीज कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों को देखने की वजह से रॉजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी रॉजर की मौसी उसे बोलती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है, और फिर वो अपने हाथों से ही रॉजर की मेयोनीज को साफ करने लगती है। इसके बाद वहाँ रॉजर की छोटी बहन उससे मिलने आती है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रॉजर को जंगल में घुमाने लेके जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात वापस मिस लपीते से होती है। बातें करते हुए अचानक मिस लपीते को जोर से सुसु आ जाती है और वो रॉजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके पौधों पर बारिश करने लगती है। अब रॉजर ये देखकर सोचने लगता है कि उसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसके बाद रॉजर जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वहाँ पर झाड़ियों के बीच में किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी रॉजर देखता है कि वहाँ पर उसके घर की एक मेड उर्सुला किसी लड़के के साथ दबाकर संभोग कर रही है। तभी उर्सुला की नजर भी रॉजर पर पड़ती है और वो उसको देखकर हंसने लगती है। अब रॉजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। रात को रॉजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। रॉजर सोने ही वाला होता है पर तभी उसे कमरे के बाहर खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। फिर रॉजर जब बाहर झांक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रॉजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन एक दरवाजे के पीछे घोड़ी बनी हुई थी और कोई ठोकुमल उसका पीछे से ही गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है और रॉजर भी अपनी भावनाओं को काबू करते हुए सोने चला जाता है। वहीं बिस्तर में उसकी बहन बर्था छुपी होती है जो उसे बताती है कि हमारी मौसी अभी तक एक वर्जिन है। फिर रॉजर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो बर्था बताती है कि मुझे हमारी घर की मेड हेलन ने बताया था। फिर रॉजर उसे पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो बर्था बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहाँ उनके घर की सारी मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उर्सुला और बाकी मेड्स आ जाती हैं और रॉजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। फिर वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये दरिंदे भी रॉजर के घर पर ही काम करते थे। फिर ये तीनों वहीं पर ही सुसु करने लगते हैं और दूसरी तरफ बैठी हुई मेड्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी और वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके उन्हें अपना पिछवाड़ा दिखाती है और ये सब बर्था और रॉजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक करके सभी से गले मिलती है, पर जब रॉजर की बारी आती है तो वो उसे सिर्फ हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अब ये देखकर रॉजर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। तभी रॉजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और उसे एक चर्च के अंदर लेके जाती है। फिर वो दोनों चर्च की छत पर बैठकर उसकी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। उनकी मौसी मार्गरेट फादर के सामने अपने पापा को कन्फेस कर रही थी। मार्गरेट बोलती है कि फादर मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रॉजर कुछ ही दिनों पहले घर पर आया है और जब से मैंने रॉजर को देखा है मैं उसके प्यार में बर्बाद हो गई हूँ। कई बार तो मैंने सपने में उसके साथ दबा के संभोग भी किया है। अभी सभी बातें ऊपर बैठा रॉजर भी सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रॉजर सोचने लगता है कि इस घर में कोई तो है जिसको मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये पेलन कार्यक्रम की बातें सोचते हुए रॉजर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रॉजर को घर पर लेकर आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रॉजर की माँ पादरी से पूछती है कि इस चूतिए को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो इस पर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़े को मार मार कर उसको बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देते हैं। फिर रॉजर की माँ उसकी मासी मार्गरेट को बोलती है कि ये शुभ काम तुम करोगी। मार्गरेट पहले तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर रॉजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रॉजर के पिछवाड़े पर जोरदार फटके देती है जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रॉजर बेड पर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए होते हैं। तभी उसे वापस अपने कमरे के बाहर बर्तनों के बजने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर देखता है कि इस बार भी कोई ठोकुमल हेलन के पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा था और इस बार भी हम व्यूवर्स को पता नहीं चल पाता कि ये ठोकुमल कौन है जो अपना काम करके वहाँ से गायब हो जाता है। पर इस बार वहाँ पर रॉजर के अलावा मिस्टर फ्रैंक भी खड़े थे जो हेलन की ठुकाई को एंजॉय कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है और उसको बोलती है कि आज की पिटाई से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रोजर उसको बोलता है कि नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं रोज देखता हूँ कि हेलन का पीछे से कोई गेम बजा रहा होता है और काम हो जाने पर वो वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? इस पर उर्सुला उसे बताती है कि ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रोजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, इसलिए वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर रोजर देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। तभी रोजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर दो लोग दबाकर संभोग करने में लगे हुए हैं। अब ये देखकर रोजर सोचने लगता है कि ये साला मिस्टर फ्रैंक तो मेरे से भी बड़ा हवस का पुजारी है। फिर रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। तभी रोजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब रोजर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे उसके पेरेंट्स के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर रोजर जब की होल से अंदर झांकता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके पापा उसकी मम्मी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब रोजर ये सब एंजॉय कर ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर अलीसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और वो रोजर को झांकते हुए पकड़ लेता है। तभी रोजर उसको बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पेरेंट्स को इस बारे में मत बताना और तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर एक अस्तबल में छुपकर उस घपाघप की किताब को पढ़ रहा होता है और वो उसको पढ़ते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक नौकर चूतड़मल आ जाता है, जिसको देखकर रोजर एक कोने में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ पर मुर्गियों को दाना डालने आती है। फिर चूतड़मल हेलन को वहीं पर ही फंसा देता है और उसके पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। फिर हेलन वहाँ पर रोजर को देखती है और वो उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। रोजर जैसे ही हेलन की मदद करने के लिए आता है, हेलन रोजर को मना कर देती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रोजर भी बाहर देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, पर तब तक चूतड़मल हेलन का गेम बजा चुका होता है। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे होते हैं। फिर रोनाल्ड रोजर को देखकर उसे बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं और तुम इन्हें अच्छे से साफ कर दो, पर रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रोजर की मॉम को उस रात की सारी बातें बता देता है। रोजर की मॉम ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरी दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी हैं, पर ये साला ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर जब रोजर वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो मियाँ खलीफा की अनसुनी कहानियों की किताब को अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है। फिर रोजर बाहर छुपकर अपनी बहन को वो घपाघप की किताब पढ़ते हुए देखता है। दूसरी तरफ एलिसा को भी उस किताब को पढ़कर चरम सुख की प्राप्ति मिल रही होती है। फिर रोजर अपनी चुल शांत करने के लिए सीधा उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में काम कर रही होती है। फिर रोजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पर टूट पड़ता है, पर उर्सुला को लगता है कि उसे घर के किसी नौकर ने पकड़ा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के सर पर एक प्लेट मार देती है। पर फिर जब उर्सुला को पता चलता है कि ये तो अपना छोटा पप्पू रोजर है, तो वो उसे घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। अब वो दोनों प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है, जिसको देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब रोजर की ठरक चरम सीमा पार कर चुकी थी और उसे किसी के साथ तो घपाघप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना था। पर तभी रोजर को मिस लपीते याद आती है और वो सोचने लगता है कि कोई दे ना दे, पर मिस लपीते तो मुझे अपने पपीते खिला ही देगी। फिर वो भागता हुआ मिस लपीते के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उस पर भूखे नंगे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। रोजर वहीं पर ही मिस लपीते की सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। अब पहले तो मिस लपीते उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो भी रोजर का साथ देने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोजर के छोटे चेतन को यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन रोजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो सभी घर में पार्टी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उन्हें बोलता है कि वो जंग पे नहीं जा सकता क्योंकि उसे अस्थमा है। फिर रोजर को जब पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग पे जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली होंगी, तो वो ये सोचकर खुशी के मारे नाचने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी घर के मर्द जंग पर जाते हैं तो एक रात पहले सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर घपाघप करते हैं। अब वहाँ रोजर भी उन सभी को घपाघप करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि बेटा जितना बजाना है बजा लो, पर कल से इन सभी का बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। फिर अगले दिन घर के सारे मर्द जंग के लिए चले जाते हैं। फिर रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। अगले दिन बर्था रोजर को बोलती है कि हमारी माँ फादर के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उनकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में संभोग करता है और मुझे भी इससे बहुत मजा आता है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रही। पर पादरी उसको बोलता है कि तुम तुम्हारे पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये करना पाप नहीं होता।
इसके बाद हम रोजर की मेट केट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी होती है। पर तभी नदी में से रोजर एक भूखे मगरमच्छ की तरह बाहर निकलता है और वो केट को वहीं पर ही पेलना शुरू कर देता है। अब ऐसा करके रोजर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था, इसलिए अब रोजर घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। फिर रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उनके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अब पहले तो मार्गरेट रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर तक किस करने के बाद मार्गरेट एक भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात घपाघप करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलन चाय लेकर आती है, पर इस बार उसे घोड़ी बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन रोजर के कमरे में आकर उसे चाय देती है। इसके बाद हेलन वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अचानक रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही घोड़ी बना देता है। फिर अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है जो एक अस्तबल में जा रही होती है। फिर रोजर भी उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ जाकर देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है। तभी रोजर लपक कर एलिसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। अब पहले तो एलिसा रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद एलिसा को भी मजा आने लगता है और वो दोनों वहीं पर ही दबाकर घपाघप करते हैं। अब तो रोजर की मौज हो गई थी क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के साथ घपाघप कर रही थी और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को भी घोड़ी बना देता था। एक दिन घपाघप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है, पर तभी वो देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी आदमी घर वापस आ रहे हैं। अब रोजर घर में बैठकर सोच रहा होता है कि इन सबसे जान कैसे छुड़ाऊं, पर तभी वहाँ पर उर्सुला आती है और वो रोजर को बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा। अब सबसे पहले रोजर एक लाल नेल पॉलिश लेकर आता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है। रोजर एलिसा की बेडशीट पर उस नेल पॉलिश को लगा देता है और बोलता है कि तुम रोनाल्डो को सेड्यूस करो और उसके साथ आज रात पलंग तोड़ घपाघप करो ताकि रोनाल्डो को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम एक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मौसी मार्गरेट के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो और मार्गरेट भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला उसे शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक काणे आदमी को पसंद करती थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी पता नहीं चल पाता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर एक बार फिर हेलन के साथ पलंग तोड़ घपाघप करता है और कुछ दिनों बाद हेलन रोजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो भी अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। रोजर हेलन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पति का इंतजाम कर दूंगा, पर इस पर हेलन उसे बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लगभग घर के सभी मर्दों ने पेला है, इसलिए मैं ये मटका किसी के भी ऊपर जाकर फोड़ दूंगी। फिर रोजर भी वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।